इंडोर शेक लाइट अपन बिल्डिंग लेना ओके लाइव स्टार्ट आवाज साइलेंट करनी चाहिए। सभी साथी पहले जुड़े। आज एक विशेष मुद्दे पर हर रविवार की भांति एक नई चर्चा होगी। आप जो लोग भी जुड़े हैं, राजू जी शर्मा, हाँ भाई साहब नमस्ते नमस्ते, आप जुड़े और इसको शेयर करें। आज विशेष मुद्दे पर रोजाना की भांति एक नए विषय पर चर्चा होगी, कैंसर रोग पर। आज अपने साथ में आचार्य तुलसी कैंसर रोग रिसर्च सेंटर से कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिंवर पधार रहे हैं। तो पहले सभी साथी आप जुड़ें। अभी डॉक्टर साहब जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद में, और इसको शेयर करें आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जा सके और जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति है वो इस बात को समझ सके, इससे बच सके। ये एक बड़ी असाध्य बीमारी है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट मौत की आगोश में चले जाते हैं। इन सब बातों से बचने के लिए, हाँ राम राम साहब सुरेंद्र जी आप इसको ग्रुप में शेयर करें। आप लोग महेंद्र जी ढाका, राजू जी शर्मा, सुरेंद्र जी जोरड़, शंकरलाल जी सियाग, राम प्रताप जी मुंड साहब, आप जितने भी साथी जुड़े हैं, मामराज बाना, सभी साथी ग्रुप में शेयर करें। हाँ राम राम भाई मामराज। महेंद्र जी ढाका आप भी देख रहे हैं, मेरे बड़े सहयोगी हैं, तो आप इस लाइव वीडियो को शेयर करें। हाँ मामराज, अभी डॉक्टर साहब जुड़ने वाले हैं, नरेंद्र सिंह जी। हाँ नरेंद्र सिंह जी आप भी आए हैं, आप लाइव को शेयर करें। आज कैंसर रोग पर विशेष खास बातचीत होगी। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले रहा है और धीरे धीरे करके ये अपना जो इलाका है, ये जो वीरान जिसको अपने कह सकते हैं, ये एक डेजर्ट इलाका है, रेगिस्तान है। यहाँ पर सारी चीज़ें शुद्ध मिलती है खाने पीने को, फिर भी यहाँ कैंसर अपना रूप पसार रहा है, अपनी जड़ें यहाँ फैला रहा है। इन सब बातों से बचने के लिए हम लोग आज विशेष मुद्दे को लेकर डॉक्टर राजेश सिंवर, आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, वो अभी पधार रहे हैं। सारी अपने को बातें बताएंगे। कैंसर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका बचाव क्या है, क्या इसका वक्त रहते इलाज संभव है। राम प्रताप जी बाना साहब आए हैं, राजपाल जी कसवा आए हैं, राकेश जी बैरानी नमस्कार सर जी। आप पहले सभी साथी जो भी जुड़े हैं, मनोज जी मैया साहब भी पधारे हैं, भंवरलाल जी हुड्डा साहब भी पधारे हैं, पतराम जी बाना, धर्मपाल सहू, तमाम, हनुमान जी खिच्चर साहब। हाँ हनुमान जी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करें। डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं, डॉक्टर साहब अपने से जुड़ेंगे, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। जो ही डॉक्टर साहब आ जाएंगे, हम लोगों को कैंसर रोग के बारे में एक विशेष आज बातचीत होगी। कैंसर क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसका वक्त रहते इलाज संभव है। कैंसर का नाम सुनते होश हवास उड़ जाते हैं कि भाई किस पेशेंट को कैंसर हो गया, वो बचेगा या नहीं बचेगा, कितने दिन का मेहमान है, तमाम प्रकार की दिमाग में बातें चलने लग जाती है। इन सब बातों से रूबरू होने के लिए, बताने के लिए अपने साथ में अभी थोड़ी देर बाद में जुड़ेंगे डॉक्टर राजेश सिंवर, उनसे खास बातचीत होगी। जितने भी लोग जुड़े हैं आप इसको शेयर करें। लेफ्ट हैंड की तरफ शेयर का बटन दिया हुआ है, आप उसको शेयर टू ग्रुप कर सकते हैं, शेयर टू आप अपनी फेसबुक अकाउंट पे कर सकते हैं, तमाम जगह आप इन बातों को शेयर कर सकते हैं। शेयर का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी इस बात को लेकर कोई प्रसिद्धि चाह रहे हैं। हम केवल एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, इसका सदुपयोग करना चाह रहे हैं ताकि लोगों तक घर बैठे जानकारी मिले। बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं,
आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इसको शेयर जरूर करें। आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, फोन में लेफ्ट हैंड की तरफ उल्टे हाथ की तरफ शेयर का बटन दिया हुआ है नीचे, शेयर टू ग्रुप, कहीं भी आप कर सकते हैं। जितना आप इसको फैलाएंगे लोगों तक उतनी ज़्यादा जानकारी जाएगी और तमाम लोग इससे जुड़ पाएंगे। डॉक्टर हरिराम जी मेहरिया, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, अपने इस लाइव में पधारे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। साहब आपकी सेवा बड़ी अच्छी रही थी। सबसे पहले आपका कार्यक्रम था कार्डियोलॉजी को लेकर, आपने लोगों को बहुत सारी बातें बताई और मेरे पास में बहुत सारे कॉल्स आते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब की जानकारी एक बार और दिलवाई जाए। आपके द्वारा दी गई जानकारी बेहद रोचक थी और लोगों को बहुत काफ़ी हद तक हार्ट अटैक के बारे में ज्ञान और ये सारी चीज़ें, डॉक्टर साहब पधार चुके हैं, राजेश जी सिंवर अभी डॉक्टर साहब को अपने इस लाइव प्रोग्राम में लेके आएंगे। आप तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करें। शेयर आपके लेफ्ट हैंड की तरफ उल्टे हाथ के नीचे ये शेयर का बटन दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप में जो भी आप भेजेंगे शेयर, आप जितना इसको शेयर करेंगे, जितनी जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएंगे ताकि लोगों तक, जरूरतमंद तक ये बात जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तमाम मेरे मिलने वाले परिचित, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग मेरे भी ध्यान में हैं जो आज इस बेहद इस बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया है ऐड होने का। डॉक्टर साहब आप इसको अप्रूवल देवें, मैंने आपको लिंक डाल दिया है, आप इसको अप्रूवल देवें। आप इसको अप्रूवल करेंगे तब आप ऐड हो पाओगे। मैंने आपको रिक्वेस्ट दी है सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट डाल दिया है। आप चाहो तो मैं दोबारा लिंक भेज सकता हूं, आप लिखें कुछ। मैंने डॉक्टर साहब को लिंक डाल दिया है, मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है। डॉक्टर साहब आप अप्रूव करेंगे तब का। हाँ लिंक, हाँ 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 डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, आप पधारे। हाँ आप हिल रहा है थोड़ा, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, लैपटॉप या मोबाइल फोन आपका हिल रहा। हाँ अभी इस तरह करें आप। हाँ 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 मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार जी। स्क्रीन से आपका फेस गायब हो गया सर, स्क्रीन से फेस गायब हो गया है। आप अब इस तरह करें थोड़ा। हाँ बिल्कुल सर। हाँ एक बार सेटअप कर लें सर, एक बार सेटअप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब जब तक सही अपना सेटअप सही करते हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये जानकारी ज्यादा लोगों तक जब जाएगी, ऐसे लोग, ऐसे मतलब विशेषज्ञ अपने को बहुत कम मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से इन लोगों का टाइम लिया जाता है। और आज जो अपने साथ में सेवा देने के लिए डॉक्टर राजेश सिंवर, आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर से पधार रहे हैं, डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब शायद तक आपके पास में या तो नेटवर्क का कोई ऐसा है या फिर नेटवर्क वीक होने की स्थिति में आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। आप जरिए कमेंट मेरे को बताएं। पीएल चौधरी साहब, इंदिरा जी डेलू साहब, राजपुरोहित जी, आप तमाम साथी जो भी देख रहे हैं, डॉक्टर साहब आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। शायद कोई नेटवर्क वीक होने के कारण डॉक्टर साहब अपने से सही ढंग से नहीं जुड़ पाए, जुड़ जाएंगे, आप लोग वेट करिएगा। और कैंसर पे अपनी बहुत सारी चर्चा होगी। कैंसर क्या है, कैंसर कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या है और कब ये दिखाई देना शुरू होता है, इसके होने के कारण क्या है, तंबाकू, अन्य प्रकार के नशों से कैंसर होता है क्या, तमाम प्रकार की इस तरह की भ्रांतियां दिमाग में है। दिनेश जी, राजपुरोहित साहब आप भी पधारे हैं, बहुत सारे लोग। डॉक्टर साहब शायद नेटवर्क वीक होने के कारण आप सही ढंग से जुड़ नहीं पाए, या तो संभवतः मैं आपको दोबारा से लिंक डालूं। कोई भी साथी कमेंट में एक बात लिखकर भेजे, मेरी आवाज आप लोगों तक सही आ रही है क्या? हो सकता है मेरे पास में कोई नेटवर्क वीक की व्यवस्था हो। कोई भी साथी एक कमेंट लिखे दे। शायद किन्हीं कारणों की वजह से डॉक्टर साहब नहीं जुड़ पाए, अभी दोबारा से डॉक्टर साहब को जोड़ा जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। हरिराम जी मरिया साहब लिख रहे हैं कि आपका जो कार्यक्रम है ये बड़ा अच्छा है, इसमें बहुत सारे लोगों को अच्छी जानकारियां मिलती है। उमेश सिंह जी सोलंकी, डॉक्टर साहब किन्हीं कारणों की वजह से शायद नेटवर्क वीक होने के कारण उनके पास में नेटवर्क की व्यवस्था नहीं होगी, दोबारा से उनको लिंक डाल दिया जाएगा। जब तक अपने डॉक्टर साहब आते हैं तब तक अपने शेयर कीजिए आप लोग, ताकि हाँ मैं बताना चाह रहा था कि इसमें कैंसर के लक्षण क्या है, क्या तंबाकू अन्य प्रकार के नशों से कैंसर होता है, या कैंसर से बचाव के क्या तरीके हैं, इसके खान पान क्या है, क्या हर प्रकार की जैसे सिस्ट होती है गांठ, शरीर में बहुत सारी जगह गांठ होती है, हर प्रकार की गांठ कैंसर का रूप ले सकती है क्या? शायद डॉक्टर साहब आप असन जी को कॉल लगाए, असन जी को कॉल लगाए, आप डॉक्टर साहब को दोबारा लिंक भेजें, मैं भेज रहा हूं। किन्हीं कारणों की वजह से शायद डॉक्टर साहब जुड़ नहीं पाए, आपको लगे। भीम जी डुकिया साहब, हाँ डुकिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी पधारे हैं। हरिराम बेनीवाल साहब अपने आरएलपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो भी पधारे हैं। बड़े अच्छे अच्छे आज तो महान हस्तियां फेसबुक लाइव पे आई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। एनआर बादू मेरे भाणेज वो भी पधारे हैं, रघुवीर जी बांबू साहब भी पधारे हैं, और चैनाराम जी बाना साहब भी पधारे हैं, राजेश जी थोरी है, एनके गोदारा जी हैं, और केशव जी पंचारिया हमारे कॉमरेड साहब हैं, बड़े मेहनती और युवा है। रणदीप जी मान साहब भी पधारे हैं। उनको बोला जाए, मैं एक बार लिंक डालने के लिए, हाँ आप उनको कॉल करें लिंक डालने के लिए। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कोई न कोई नेटवर्क होने की वजह से, नेटवर्क वीक होने की वजह से डॉक्टर साहब तक ये अपनी व्यवस्था नहीं जा पाई। डॉक्टर साहब अभी 1 मिनट में ही डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं। और इसके साथ मैं ये बता रहा था कि भाई हर प्रकार की शरीर में तमाम प्रकार की गांठ होती है, जैसे सिस्ट होती है, छोटी छोटी गांठें हो जाती है जिनको रसोड़ी बोलते हैं अपनी भाषा में, वो आगे जाकर क्या कैंसर का रूप ले सकती है। बहुत सारे गांवों में ये लोग सोचते हैं कि ये तो हमारे तो यूं ही हो गई, इसका क्या है, क्या ये कोई खतरनाक बीमारी थोड़ी है। बहुत सारे लोग इसको क्या है कि गाँव में हमारे यहाँ बोलते हैं कि कोज की बीमारी है, ये कोज की बीमारी, इसका नाम लेना तक पसंद नहीं करते कि भाई ये कैंसर इतनी घातक बीमारी है, ये जानलेवा है, इसका नाम लेना पसंद नहीं करते। तो इसलिए इन सब बातों से रूबरू होने के लिए अपने पास में डॉक्टर साहब रिसेंट वो आएंगे तब करेंगे ना, वैसे तो करेंगे कैसे। उनको मैंने लिंक तो भेज दिया था, थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा, थोड़े से आप जब तक डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ऑनलाइन अभी है नहीं, वो उनका नेटवर्क। असन जी मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप डॉक्टर साहब को आप फोन करके बोलें, वो जब यहाँ आएंगे ना फेसबुक पे अपने को कमेंट वगैरह कोई लिखेंगे तभी जा पाएगी, या फिर वो लिंक भेजें तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, वरना उन तक ये बात जा नहीं पाएगी। राकेश जी शर्मा, डॉक्टर राकेश शर्मा, हाँ शर्मा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ डॉक्टर साहब मैं अप्रूव कर देता हूँ, आपको ऐड कर लिया, बस अभी आप इसको अप्रूव कर दे। मेरे यहाँ स्क्रीन किया गया सारा कनेक्टिंग हो रहा है सर। हेलो सर कोई टेक्निकल कभी, हाँ डॉक्टर साहब स्वागत है आपका सर आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। थोड़ी हाँ ये नेटवर्क की वजह से थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ, इसलिए हम माफी चाह रहे हैं। हाँ सर, सबसे पहले तो क्या है कि बहुत सारे आपसे सवाल होंगे, कैंसर क्या है, कितने प्रकार का है, इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव क्या है, इसकी दवाइयां क्या है, या शरीर पे क्या विपरीत इसका असर होता है। इन सब बातों से करने से पहले आप लोगों से एक मैं आपका परिचय भी लेंगे। शिक्षा जैसे एमबीबीएस करने के बाद में आपकी बहुत सारी ब्रांचें होती है, जैसे मेडिकल की है, या फिर पीडियाट्रिशियन है, गायनी है, सर्जरी है, आपने इसको ही क्यों चुना,
और फिर ये इतना टिपिकल विषय है जिसपे आप गए, और जब इलाज के दौरान किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो परिजनों के बाद एक डॉक्टर को बड़ा सदमा लगता है, धक्का लगता है कि मेरे द्वारा चल रहा इलाज वो पेशेंट सही ढंग से ठीक नहीं हो पाया और वो मौत के आगोश में चला गया। बड़ा इसका एक दुख होता है, एक अलग होता है। आप ये भी अपने अंदर आंतरिक आप जाहिर करेंगे, आपको कैसा फील होता है? सबसे पहले आप अपना परिचय और शिक्षा बताएं सर। मैं डॉक्टर राजेश सिंह और यहाँ पीवीएम में कैंसर डिपार्टमेंट में पोस्टेड है। अभी 2013 से यहाँ बीकानेर में हूँ। 2000 से यहाँ एमबीबीएस किया मैंने। उसके बाद 2006 के बाद हनुमानगढ़ में सेवाएं दी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हनुमानगढ़, सिटी डिस्पेंसरी कैनाल कॉलोनी, उसके बाद ब्रह्मसर में भी दी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ब्रह्मसर में, उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल रावसर में 2013 तक। उसके बाद यहाँ पे बीकानेर से 2013 से बीकानेर हूँ। बीकानेर में कैंसर डिपार्टमेंट में एमडी करके यहीं पे पोस्टेड। कैंसर में एमडी करने के बाद आप वहां पोस्टेड हुए, अभी 2013 से आप वहां सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात सर। तमाम सवाल करने से पहले एक गांवों में जो लोग अशिक्षा के कारण या फिर कैंसर के बारे में अच्छी तरीके से भली भांति जानकारी ना होने के कारण लोगों में एक बात होती है कि जिसको कैंसर हो गया वो खत्म हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। और ये कैंसर क्या है, कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले आप दर्शकों को यहां से समझाएं सर। कैंसर क्या है, जैसे बॉडी अपनी जो है वो हर एक सेल से बनी होती है, छोटी छोटी सेल्स होती है, उससे पूरी बॉडी, उससे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से आगे बॉडी बनती है। बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो अंग बोलते हैं, जिसको जैसे लीवर हो गया, गुर्दा हो गया, जीभ हो गई, आंखें हो गई। उसी हिसाब से जैसे अपने मकान बनाते हैं वो ईंटों से बनाते हैं, ईंट एक सेल की तरह है। अब उसमें क्या होता है, सेल जो रूटीन है वो डैमेज होती रहती है, नहीं बनती है। उसका जो कंट्रोल होता है वो डिस्टर्ब होता है। बार बार अगर डैमेज होती है, चाहे किसी वजह से हो, रेडिएशन से हो, या कोई तंबाकू हो, अल्कोहल हो, या अलग पेस्टिसाइड का भी रोल होता है, तो उससे वो सेल बार बार डैमेज होगी। तो उससे क्या, वो कंट्रोल जो होता है सेल को जो बढ़ाने के लिए, सेल जैसे डबल होगी, ट्रिपल होगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, वो कंट्रोल हट जाता है तो वो ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर जैसे एक साधारण है जो गांठ बोलते हैं अपन, एक गांठ आ गई बॉडी में कहीं भी, वो गांठ जैसे होती है वो कैंसर की भी हो सकती है या साधारण गांठ भी हो सकती है। अगर वो तेजी से बढ़ रही है तो वो कैंसर का ज्यादा शक है उसमें, और अगर धीरे धीरे बढ़ने वाली है तो साधारण गांठ होती है, जिसको बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, जिसमें सिंपल अगर कोई समस्या आती है तो उसको हटा सकते हैं। और जो कैंसर वाली है वो तेजी से बढ़ती है, तो वो क्या है, बॉडी पार्ट को डिस्टर्ब कर देगी। जैसे मान लो जीभ में ट्यूमर आ गया, वो आगे कैंसर में बन गया तो उसमें छाला हो जाएगा, खून निकलने लग जाएगा, खाने पीने में समस्या आ जाएगी। अगर उसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर वो खाना पीना बंद हो जाएगा, पेशेंट मर सकता है मरीज, अगर इलाज नहीं कराए तो। अब इसके बाद जैसे कुछ बातें, हाँ जी, हाँ कितने इसमें सर आप ये सारी बता रहे थे कि ये जैसे जीभ पे हो गया, जीभ पे ये छोटा सा छाला होने के कारण फिर मरीज तो नहीं खा पाता है। चलो ये आपने जीभ का बताया, मुंह का कैंसर बताया, ये कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ होता है? जैसे बॉडी पार्ट अलग अलग होते हैं उसी हिसाब से कैंसर लगभग 3-4 टाइप का मेनली होता है। एक तो जैसे मतलब जो कार्सिनोमा बोलते हैं, जो सेल का जो मतलब जीभ का हो गया, पेशाब की थैली का हो गया, चमड़ी में हो गया, और जो बॉडी पार्ट में हो गया, गुर्दे के हो गया, वो कार्सिनोमा बोलते हैं। एक जो होता है जो मतलब बॉडी को सपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू होते हैं, जैसे हड्डी है, मसल्स है, जो मतलब उनका अलग फंक्शन बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, उसको सार्कोमा बोलते हैं। जो मतलब सीधी गांठ होती है, बहुत बड़ी हो जाती है ऐसे, वो सार्कोमा होता है। तीसरा जो होता है, जो खून बनता है, बोन मेरो की बीमारी होती है। बोन मेरो जो अस्थि मज्जा बोलते हैं, हड्डी के अंदर होता है, तो उसका जो ट्यूमर होता है उसमें ल्यूकीमिया जो ब्लड कैंसर भी होता है, और ये लिम्फोमा होता है, वो भी मतलब शरीर में जगह जगह गांठें बन जाती है। तो ये मेनली 3 टाइप का होता है। उसके बाद आगे जैसे कार्सिनोमा जो होता है वो अलग अलग टाइप होता है। जैसे गुर्दे का हो गया तो उसको गुर्दे का कैंसर बोल दिया, रेनल कैंसर बोल दिया। ब्रेस्ट का हो गया, छाती का जो स्तन कैंसर है तो वो स्तन कैंसर बोल दिया। फेफड़े का है तो उसको फेफड़े का कैंसर बोल दिया।
ये आपने बताया कि हर जगह ये इसके सेल वो जो भी है नष्ट होके एक गांठ का रूप लेती है। क्या हर कैंसर गांठ के द्वारा ही होता है या फिर कोई अन्य कारण भी होते हैं? अलग भी होता है। जैसे कैंसर के वार्निंग साइन होते हैं, कई तरह के होते हैं। मान लो जीभ में छोटा छाला हो गया, जख्म बन गया, तो जीभ में खून ज्यादा आता है, वो बहुत ज्यादा सप्लाई होती है खून की नॉर्मल पार्ट से, जैसे हार्ट में, किडनी में, जीभ में। तो इनमें क्या होता है, खून ज्यादा जाता है, तो वहां अगर ट्यूमर बनेगा तो वहां ब्लीडिंग, खून निकलेगा, खून निकलना, मुंह में छाला हो गया, वो घाव भर नहीं रहा, तो इसका मतलब वो वार्निंग है कि आपको मतलब कंसल्ट करना चाहिए। या फिर जो लैट्रिन पेशाब के रास्ते खून आ रहा है, बार बार आ रहा है, या वजन हो रहा है, वजन कम हो रहा है लगातार, तो वो भी एक खतरे का साइन होता है। या कहीं गांठ हो गई, लगातार बढ़ रही है। दूसरा, जैसे चमड़ी का कैंसर होता है, तो वो स्किन कैंसर जो बोलते हैं, उसमें कोई लाल चकत्ता बन गया, या कोई लगातार वो रंग अलग है, लाल, हरा, काला रंग, काला धब्बा हो गया, जैसे मेलानोमा बोलते हैं, उसमें रंगीन जो होता है, चमड़ी अलग हो जाती है कलर की। तो ये सारे वार्निंग साइन होते हैं। इनको छोड़ के और क्या लक्षण होते हैं सर कैंसर के, जैसे आम आदमी पहचान सके? और ये कितने वक्त के बाद, कैंसर का कितना वक्त बीतने के बाद ये लक्षण दिखाई देते हैं? मतलब जो पुरुषों में लगभग जो कॉमन जो कैंसर है, सबसे साधारण जो रोज देखते हैं डे टू डे अपन, तो उसमें गले का कैंसर होता है, सबसे आसानी से पहली स्टेज में पता चल जाता है। दूसरा, फेफड़े का कैंसर होता है। गले का कैंसर में जैसे मुंह में कुछ छाला हो गया लगातार, अपने जैसे गांव में स्मोकिंग करते हैं, टोबैको, तंबाकू खाते हैं, तो वो मुंह में, जीभ में, मतलब दांतों में, मतलब मसूड़ों में छाला होता है लगातार, वो भरता नहीं है। तो अगर 2-3 महीने से वो छाला है, तो उसको वो कैंसर बनने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। दूसरा, पुरुषों में सबसे सेकंड कॉमन जो है वो फेफड़े का कैंसर होता है। फेफड़े का कैंसर जो होता है वो, उसमें खांसी आ सकती है, वजन कम हो सकता है, सांस लेने में परेशानी होगी, बार बार मतलब मरीज चल नहीं पाएगा, अगर ज्यादा परेशानी है बलगम में खून आ सकता है। तो अगर ये लक्षण है उसमें, तो या तो टीबी हो सकती है या फिर कैंसर हो सकता है। तो अगर खांसी में खून आ रहा है, खांसी, सांस में तकलीफ है, छाती में दर्द है, तो तुरंत मतलब दिखाना चाहिए। टीबी नहीं है तो दूसरा कारण कैंसर का ज्यादा होता है। तीसरा, और अभी जैसे आप, हाँ आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आपका सवाल होगा। हाँ हाँ, तीसरा जैसे पेट की बीमारी होती है, खाना पीना बंद हो गया, जो फूड पाइप होती है, अपने खाने की पाइप होती है, गले के बाद आगे फूड पाइप का नंबर होता है, जो खाना जिससे जाता है। या सांस की पाइप होती है, जो अपने गले को फेफड़े से कनेक्ट करती है, लंग से कनेक्ट करती है, तो उसकी बीमारी होती है, तो उसमें बार बार खाने में दिक्कत होगी, मरीज खा नहीं पाएगा। उसका पहले खाना जो सॉलिड चीज होती है, जैसे रोटी वगैरह है, वो खाना मुश्किल होगा। उसके बाद वो धीरे धीरे दलिया भी नहीं खाया जाएगा उससे। उसके बाद पानी भी बंद हो जाता है, तो वो फूड पाइप का एक लक्षण होता है। इसके अलावा नीचे पेट में जैसे बड़ी आंत की बीमारी हो गई, तो उसमें लैट्रिन के रास्ते खून आएगा और उसके खून की कमी हो जाएगी, बार बार थकान महसूस होगी उसको, तो वो एक बड़ी आंत का कैंसर है, तो उसमें भी डर होता है। और लेडीज में जैसे होता है, तो सबसे कॉमन जो होता है, दो स्तन कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर जो बोलते हैं वो, और एक बच्चेदानी कैंसर है। स्तन कैंसर में सिंपल अगर कोई भी गांठ है, लगातार वो उसका साइज बढ़ रहा है, तो सबसे जो मतलब अर्ली स्टेज में हो सकता है, और उसका रिजल्ट 90% तक, उसका 100 मतलब 90% तक रिजल्ट है उसका कि इलाज, अगर अपन टाइम पे अगर उसको पता कर लें, तो 90% केस में वो इलाज हो सकता है, बीमारी जड़ से खत्म कर सकते हैं उसमें। और दूसरा, लेडीज में जो है बच्चेदानी कैंसर होता है। बच्चेदानी कैंसर है तो उसमें जैसे उम्र बढ़ने के बाद, जैसे माहवारी जो होती है वो बंद हो गई, उसके बाद भी अगर खून आता है, या मैला पड़ रहा है, या पेटों में बार बार दर्द हो रहा है, या कुछ और कोई समस्या होती है लेडीज, जैसे पैरों में सूजन आ गया, बार बार बदबू आती है, तो उसमें जो है बच्चेदार कैंसर है, वो रिस्क रहता है। तो अगर कोई ऐसा लक्षण लगता है, जैसे पेटों में दर्द है, मैला पड़ रहा है, खून बंद होने के बाद भी शुरू हो गया, तो ये एक मतलब खतरे का साइन होता है, तुरंत मतलब दिखाना चाहिए। और आजकल तो हर जगह, हर महीने के बुधवार को कैंप लगता है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में।
अच्छा, आजकल हर बुधवार को हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका कैंसर के लिए स्पेशल कैंप लगता है। कई सालों से लग रहा है, मतलब ये पिछले 7-8 साल से लग रहा है। मैं 4-5 साल तो हनुमानगढ़ में भी आया हूँ। महीने के पहले बुधवार को होता है, जो एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो आगे नहीं फैलती, उस बीमारियों में कैंसर, हार्ट, डायबिटीज और न्यूरोलॉजी जैसे लकवा पड़ गया, इन बीमारियों का अलग एक कैंप है। गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो हर जगह महीने के पहले बुधवार को वो कैंप लगता है। तो उसमें ये जो स्पेशल जो अभी ट्रीटमेंट सारा वहाँ पॉसिबल है। अभी आपने बताया सर कि पुरुष में और महिलाओं में डिफरेंट डिफरेंट होता है। भाई जैसे हाँ हाँ, पुरुष में आपने बताया कि चेस्ट का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, या फिर उनका कोई हड्डी का कैंसर होता है, या बिल्कुल आंत का अलग अलग, कैंसर होता है। महिलाओं में अक्सर अलग अलग होता ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, या फिर बच्चेदानी का कैंसर होता है। एक है। सर हाँ हाँ, अक्सर देखने को मिलता है महिलाओं के, ये जो ओवरी में गांठ होती है, क्या हर प्रकार की गांठ से कैंसर का रूप ले सकती है? नहीं, ओवरी का नहीं उतना, इतना साधारण नहीं होता। ओवरी का जो ज्यादा चांस होता है साधारण गांठ का होता है। ओवरी में गांठ नहीं होता। गांठ का तो ट्यूमर मतलब कैंसर की संभावना होती है, पर एक सिस्ट होती है ओवरी में, जो साधारण होती है। जो यंग जो है, उम्र जो मतलब 40 से पहले 25-40 के बीच में, तो उसमें सिस्ट बन जाती है। जैसे ओव्यूलेशन अंडा बनता है तो उसमें सिस्ट बन जाती है, तो उसको सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट में बीमारी का चांस बहुत ही नए के बराबर ही होता है। अगर सॉलिड गांठ है, जो हार्ड गांठ है, जो सोनोग्राफी में पता चलता है, उसमें रिस्क रहता है। ओवरी 3rd नंबर पे है। ज्यादा कॉमन बच्चेदानी का, या मतलब बच्चेदानी के मुंह का जो सर्वाइकल बोलते हैं, या बच्चेदानी खुद का जो यूट्राइन कैंसर बोलते हैं, या ब्रेस्ट का। ये 20% मतलब हर मतलब 5वां होता है, ये टाइप होता है लेडीज। अच्छा, इसके साथ एक और चीज बताएं साहब। आपने ये बताया कि भाई पुरुषों में ये चीज होता है। इसमें आपने एक तंबाकू का नाम लिया, या फिर अल्कोहल का सेवन करने की वजह से ये है। तो क्या इनका रोल कितने तक रहता है, या फिर कोई एक, बहुत सारे अपने केस देखने को मिलते हैं जिन्होंने तंबाकू का सेवन भी नहीं किया, छोटे छोटे बच्चों में भी कैंसर की बीमारी मिल जाती है। आपके पास में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इनका भी थोड़ा समझाएं सर आप। हाँ, अपने गांव में कहते हैं जैसे कि हमारे तो बूढ़े लोग सारे बीड़ी पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उनमें कैंसर नहीं होता। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ अब कैंसर के मरीज आते हैं, उसमें जो पुरुषों में जो होता है ना, उसमें गले का कैंसर और जो लंग कैंसर है वो सबसे ज्यादा होता है। ये कैंसर लेडीज में नहीं होता। तो इसका मतलब पुरुष जो है, वो जो तंबाकू पीते हैं उसमें ज्यादा होता है। अपने क्या होता है, यहाँ खैनी खाते हैं तो खैनी वो मुंह में पड़ी रहती है, रात को भी पड़ी रहती है वहां पे। गले के कैंसर के लिए 5S होते हैं। एस स्प्रिट, जो अल्कोहल बोल दिया। एस स्मोकिंग, तंबाकू हो गई। उसके बाद शार्प टीथ, दांत जो टेढ़े टेढ़े होते हैं, उसको भी वो बार बार अगर जख्म करेंगे, मुंह में दांत लगेगा, उससे भी डर रहता है। उसके अलावा स्पाइसी फूड है, उसका भी थोड़ा रहता है। तो ये कुछ ऐसे जो फैक्टर होते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं, तो उससे कैंसर से बचाव का एक मतलब तरीका या जरिया हो सकता है। और इसमें सर ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, क्या ये लक्षण दिखाई देने पर टाइम पे इसका इलाज संभव है? बिल्कुल है। जो ये जो एनसीडी कैंप चलता है, वो कैंसर अवेयरनेस के लिए होता है। अभी जैसे कैंसर में कॉमन 4 स्टेज होती है। शुरू में जो ट्यूमर जो होता है, जो ट्यूमर बनता है सेल का, सेल बार बार डैमेज होती है, वो बॉडी करती है, और वो रिपेयर वाली मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गई, वो खराब हो गई, उसमें बैलेंस नहीं रहा कि एक सेल डैमेज हो रही है, दूसरी बन रही है। तो फिर क्या होता है कि सेल डैमेज कम हो रही है, बनना ज्यादा शुरू होता है, तो वो कैंसर बन जाता है। तो उस सेल को 1 की 2 हुई, 2 की 4 हुई, 4 की 8, 8 की 16, तो आगे से आगे रेप्लिकेट होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर अपन टाइम पे गौर कर लें, अगर पहली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, तो इलाज पूरा संभव है, 100% इलाज संभव है। अगर अपन वो लापरवाही करें, कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें मतलब पूरा जबड़ा गल गया, पूरा कीड़े पड़ गए, इतनी इतनी गंदी हालत में आते हैं, उसमें फिर इलाज की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अभी भी जो कैंसर जो डिटेक्ट होता है अपने जैसे देश में है, तो अपने आधे से ज्यादा केस है वो मतलब खराब हालत में आते हैं। अब लंग कैंसर की बात करें, वो 4थी स्टेज में आता है। 4थी स्टेज में जो उसका जीने की संभावना है, वो केवल और केवल महीनों में होती है। 8, 10, 10, 12 महीने बता दो। फेफड़े का कैंसर जो होता है, उसमें 10-12 महीने केवल।
जीने की संभावना, इलाज करें तो, नहीं करें तो और कम हो जाता है। उसके बाद दूसरा गले का, एक बीच में कमेंट आया है अपने, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात पूछी है कि एक भ्रांति है, महिलाएं नशा नहीं करती, नशे का सेवन नहीं करती, फिर भी कैंसर क्यों होता है? हाँ बिल्कुल, ये मैं जो पहले शुरू में बताया था कि गांव में ये कहते हैं भी हमारे तो ये तंबाकू पीते हैं, उसमें नहीं होता। अगर 100 लोग तंबाकू पीने वाले हैं और 100 लोग तंबाकू नहीं पीने वाले हैं जिन्होंने तंबाकू को टच नहीं किया, तो उसमें 20 गुना ज्यादा जो तंबाकू पीने वाले हैं उसमें कैंसर का डर रहेगा, और जो नहीं पीने वाले हैं उसमें जो तंबाकू से होने वाला कैंसर है वो नहीं होगा। अब जैसे अपने कैंसर जो तंबाकू से होता है उसमें क्या क्या जो कॉमन जो है कैंसर तंबाकू से होने वाले, उसमें गले का कैंसर है, सांस की नली का है, खाने की नली का है, फेफड़े का है, ये सारे हैं, ये पुरुषों में कॉमन है, ये लेडीज में नहीं होते। लेडीज में जैसे मैंने बताया आपको ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरा सर्वाइकल कैंसर है, वो कोई लेना देना नहीं है उनका, उनका जो कारण है वो अलग होता है। ब्रेस्ट कैंसर है तो वो अलग अलग कारण है उसका, अभी कोई ऐसा नहीं, कुछ कुछ मतलब हेरिडिटरी भी होता है, तो पीढ़ियों में चलता है। सर्वाइकल कैंसर का इन्फेक्शन का भी होता है, अपने जैसे मतलब अगर साफ सफाई का ये जो हाइजीन जो है अच्छा मेंटेन नहीं करते तो उसमें भी ये होता है। तो वो साफ सफाई का, वो जैसे अब सर्वाइकल कैंसर है गांव में ज्यादा होता है, शहरों में नहीं होता, तो उसका मैटर ये है कि अपने जो जो बाहरी के टाइम में सारा सफाई का वो ध्यान नहीं रखते गांव में, वो बहुत मुश्किल होता है, तो उसका कारण अलग होता है। ओवरी का है तो ओवरी का स्मोकिंग से कोई लेना देना नहीं, ये तीनों अलग अलग है। अभी आपने बताया कि इसमें फर्स्ट स्टेज में जब पता लग जाए तो मरीज के बचने की संभावनाएं काफी हद तक होती है। ये सर स्टेज, जो स्टेज है आपकी फर्स्ट स्टेज या सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज, फोर्थ में आपने बताया कि उसकी कुछ महीनों में उम्र होती है, तो ये स्टेज क्या और कैसे है सर, इसका थोड़ा सा आप एग्जांपलीफाई करें। स्टेज का जैसे होता है कि मान लो एक कोई बॉडी पार्ट में जहाँ ट्यूमर हो गया वो वहीं पे ही है, तो वो पहली स्टेज हो गई। अब उसके बाद उसका साइज काफी बड़ा हो गया, उसके आसपास वो टच हो गया तो वो सेकंड हो गया। उसके बाद जो जैसे जीभ में गले में गांठें आ गई तो वो तीसरी स्टेज हो गया। उसके बाद और कहीं चला गया बॉडी से, उस ट्यूमर से मतलब और जगह चला गया, जैसे गले का कैंसर है वो फेफड़े में चला गया तो वो लास्ट स्टेज हो गया। मतलब जो मेन ऑर्गन में जो बीमारी थी वो कहीं दूर जाके दूसरे ऑर्गन में चली गई तो वो लास्ट स्टेज होता है, उस चौथी स्टेज होता है। अच्छा, ये एक जगह बनने के बाद में ये जगह जगह अपना स्थापित करता रहता है एरिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो ट्यूमर सेल होता है उनको एनर्जी चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो एक जगह सारी मिलेगी नहीं। ट्यूमर जो बड़ा होता रहता है तो उसके अंदर सेल डैमेज होने लग जाएगी, उनको ऑक्सीजन और वो सप्लाई नहीं मिलेगी पूरी, तो वो बिखर के बॉडी में और जगह जाता है। तो उसमें फैलने का जरिया एक तो डायरेक्ट फैल जाएगा जो आगे फैलता है ट्यूमर, या फिर वो खून की जो नसें होती है उनके थ्रू होता है, जो ब्लड जाता है उससे वापस, तो उसके थ्रू फैल जाता है, या फिर लिम्फेटिक्स होती है छोटी छोटी, वो लिम्फ जो निकलता है उससे फैलता है, उसके हिसाब से स्टेज होती है। इसके साथ आप इन चीजों को भी बताएं साहब, ताकि लोग बड़ी एक अवेयरनेसता रखे, जागरूकता रखे, भाई ये बीमारी है, इसमें होने के बाद मरीजों में अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे पेशेंट खत्म हो जाते हैं, शायद हो सकता है उनमें चौथी स्टेज या आपकी जो लास्ट अंतिम स्टेज है उसमें जाके गांव वालों को पता चलता हो या समय रहते इलाज नहीं करवा पाया हो, तो आप ये इनसे बचने का थोड़ा सा बताएं कि भी कैसे बचा जा सकता है, किस खान पान के जरिए बचा जा सकता है, या फिर इसका कोई और अलग व्यवस्था होती है क्या बचने के लिए? अभी जैसे स्टार्टिंग में जैसे गले का कैंसर है तो उसमें स्टार्टिंग में जो अगर शुरुआत में पता चल जाता है, पहली और दूसरी स्टेज अगर हो गले की बीमारी में, जीभ की हो या मुंह में छाले हो गए, होठों में या गले में ऐसे हो गया, उसमें इलाज की संभावना बहुत अच्छी होती है। या तो ऑपरेशन होता है या फिर रेडियोथेरेपी होती है जिसको सेक बोलते हैं, और अगर तीसरी या चौथी स्टेज है तो उसमें फिर दवाई भी, कीमोथेरेपी को बोलते हैं वो होगा, और साथ में ऑपरेशन और सारा ही करना पड़ता है। उसमें परेशानी भी ज्यादा होती है और रिजल्ट भी आगे जो स्टेज ज्यादा होती है तो उसमें रिजल्ट की संभावना भी कम होती है। 3 तरह से इलाज होता है मेनली। एक तो ऑपरेशन, कोई ट्यूमर है जैसे जीभ में हो गया तो वहां से निकाल दिया, उसको हटा दिया, जिसको सर्जरी बोलते हैं या ऑपरेशन बोल दिया। दूसरा रेडियोथेरेपी का होता है कि अगर जीभ में है तो वहां थेरेपी लगा दी, उससे वो ट्यूमर खत्म हो जाएगा, जीभ भी बच जाएगी। गले में है, गले में एक तरीका है ऑपरेशन करके गला निकाल दो, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, उससे समस्या ये आएगी आदमी के हमेशा बोलने
पड़ेगी, बोल नहीं पाएगा, मशीन लगानी पड़ेगी, वो अंदर गले में सुराख होगा, उससे बोला नहीं जाएगा, इन्फेक्शन का डर रहेगा। दूसरा तरीका, अगर ऑपरेशन नहीं करें तो अपन रेडियोथेरेपी जो है, आजकल अच्छी मशीनें होती है तो उससे रेडियोथेरेपी लगा सकते हैं, तो गला भी बच गया और ट्यूमर भी खत्म हो गया। और तीसरा तरीका, जो अगर तीसरी और चौथी स्टेज है, उसमें कीमोथेरेपी देके ट्यूमर को छोटा करके उसके बाद आगे ऑपरेशन का या कोई रेडियोथेरेपी का वो कर सकते हैं। मेनली 3 तरह से इलाज होता है। आपने बताया कि एक तो ऑपरेशन का, दूसरा रेडियोथेरेपी के जरिए जो मतलब गांव में अक्सर शेक बोलते हैं, क्या यही मैं सही बोल रहा हूँ? कोई शेक कोई रेडियोथेरेपी बोलते हैं। ये सर एक बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि भाई ऑपरेशन करवाने के बाद वो अपना अस्तित्व और बढ़ा लेता है, क्या ऐसा है या एक भ्रांति है? ये 2-3 भ्रांतियां होती हैं कि एक तो कि अगर छेड़ दिया उसको, उसका अगर ऑपरेशन किया तो वो छिड़ जाएगी, बिखर जाएगी, फैल जाएगी, तो वो जल्दी फैल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ एक बीमारी होती है जैसे गुर्दे का कैंसर है, किडनी का जो होता है, तो उसमें नीडल नहीं लगाते क्योंकि वो आगे फैलने का डर होता है। अगर एक ही जगह छोटा ट्यूमर है 2-4 सेंटीमीटर का, तो उसमें डायरेक्ट सर्जरी करते हैं, जांच करके डायरेक्ट सर्जरी हो तो वो आगे फैलेगा नहीं, उसकी स्टेज नहीं बढ़ेगी। बाकी जैसे जीभ में है, गले में है और लीवर में है, तो वहां पे वो ट्यूमर आगे है, बड़ा है, तो उसमें सैंपल लेके उसके बाद इलाज होता है, तो सैंपल लेने से कोई ट्यूमर आगे नहीं फैलता। कैंसर का इलाज जैसे होता है, पूरी रिपोर्ट करने के बाद, उसका जो टुकड़े की जांच करने के बाद आगे इलाज शुरू होता है। मतलब 90% केस में बिना टुकड़े की जांच इलाज नहीं होता, तो पहले सैंपल लेके जांच करते हैं, उसके बाद इलाज शुरू होता है। मतलब आपका इलाज का प्रथम स्टेज एफएनसी होता है, आप जरिए जांच के ही उसका ये आगे की प्रक्रिया बढ़ाते हैं आप लोग? हाँ, पहले मतलब जो सैंपल जो लेते हैं, वो जो छोटी जांच होती है सुई से, उसको एफएनएससी बोलते हैं, साइटोलॉजी होता है। एक छोटा सैंपल, वो एफएनएससी के अलावा बड़ा सैंपल 20 लेते हैं छोटा, तो उसमें मतलब ये 0.5 mm तक का सैंपल होता है, बायोप्सी ले सकते हैं। आजकल नीडल से बायोप्सी ले जाती है, तो वो एक बड़ी जांच होती है, उसमें 100% श्योर होता है कि कैंसर है। क्योंकि बड़ी जांच इसलिए जरूरी होती है कि कैंसर के हजारों टाइप होते हैं अलग अलग, और उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। तो बड़ी जांच अगर हो जाए तो कंफर्म हो जाए, उसके बाद आगे इलाज ज्यादा बढ़िया रहता है, ज्यादा बेहतर रहता है। और ये सर इसमें कोई विशेष खान पान की भी जरूरत होती है कि जैसे अपने पंजाब के लोग अक्सर बहुत सारे आते हैं, वो पेशेंट पंजाब से आते हैं, ये बोला जाता है कि पंजाब का जो एनवायरनमेंट है, वहां का जो ये पेस्टिसाइड का उपयोग है, या फिर वहां खाने के लिए सबसे ज्यादा जहर की मात्राएं आती है, या फिर पानी का इफेक्टिव है, ये सारी चीजें कितनी सही है या ये महज भ्रांति है? ये अब तो भ्रांति कह सकते हैं। एक बात थी पहले, जब पुराने टाइम में जो ये ट्रेन आती है, जो बठिंडा जोधपुर एक्सप्रेस जो ट्रेन आती है, उसमें सबसे ज्यादा पंजाब से पेशेंट, अपने इतना अवेयर नहीं थे लोग, अपने इलाज नहीं लेते थे। अभी अगर कंडीशन देखें, एक तो 10 साल पहले की, 10 साल पहले पंजाब वाले पेशेंट यहाँ आते थे, अभी अपने यहाँ खूब है पेशेंट, हर गांव में 10-15-20, छोटा बड़ा गांव है तो उसमें 100 है, अभी अपने पास आ रहे हैं। अपने आसपास जो गांव है, हर गांव में बहुत ज्यादा केस है, तो अभी कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी जो 2020 की कोई डाटा है, जो मतलब नेशनल लेवल के डाटा है, उसमें 1 लाख में 90 से 100 तक लोग मतलब पॉजिटिव, मतलब कैंसर की संभावना है, जो पहले बहुत कम था। तो अभी ये तेजी से बढ़ रहा है आगे। उसमें खान पान भी है, एक नशे का भी है। आपने तंबाकू का लेबल कोई देखा नहीं होगा गौर से, तंबाकू में जब छोटे थे तब लिखा होता था इससे कैंसर हो सकता है, उसके बाद उसका लेबल चेंज हुआ, लोगों को डर नहीं लगा, कैंसर हो सकता है कोई बात नहीं है, वो तंबाकू खाएंगे उसको फेंक देंगे, या बीड़ी पे आता है। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने चेंज किया, इससे कैंसर होता है, उसके बाद भी लोगों ने उसको खाना बंद नहीं किया। अभी भी मतलब करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, बहुत लोग खाते हैं। अभी क्या लिखा आता है, कोई किसी ने देखा होगा, इससे दर्दनाक मौत होती है, टीवी में ऐड भी आते हैं, और इतना पैसा लगता है ऑपरेशन का, इतना कॉस्टली इलाज होता है, इतना महंगा इलाज होता है, तो भी लोग मतलब छोड़ते नहीं। तो लोगों को डर तो है ही नहीं। अभी अपने देश में जैसे अगर कहें कि कैंसर का कारण क्या है, तो 33% केस में तंबाकू का है, बाकी कुछ 15-20% है, कुछ इन्फेक्शन होते हैं, 10-15% कुछ खान पान का और भी होता है, जैसे
जो स्पाइसी फूड खाना, ओबेसिटी, मोटापा भी होता है कुछ, जैसे पैंक्रियास का कैंसर बढ़ाता है, और यूट्रस का जो कैंसर है उसमें भी रिस्क रहता है। कुछ अगर पहले से जो 1-2% जो खानदानी होता है उसमें भी होता है, जैसे स्तन कैंसर है या बड़ी आंत का कैंसर है, वो पीढ़ियों में फैलता है, वो भी एक कारण हो सकता है। या लाइफस्टाइल हो गया, मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, ज्यादा फेट लेना, और ड्रिंक, ये मतलब अल्कोहल और स्मोकिंग, ये तो है ही। इसके अलावा, खान पान के अलावा, एक्सरसाइज के अलावा, कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे जो कुछ पेट का इन्फेक्शन होता है, एक एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, या वायरल इन्फेक्शन होते हैं। एचपीवी एक इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे अभी आजकल जो चल रहा है ये कोरोना चल रहा है, वैसे भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस बी जो काला पीलिया बोलते हैं, अपने बेल्ट में खूब है, अपने आगे जो इधर है में इधर बहुत है, उससे लीवर का कैंसर होता है। एचपीवी जो वायरस होता है, उससे बच्चेदानी कैंसर होता है। अब फॉरेन में तो उसके बचाव के लिए इंजेक्शन भी अपने भी आते हैं, पर जो लोग अपने बचाव के और इंजेक्शन भी नहीं लगाते, तो अपने बचाव का नहीं, इलाज का भी इतना कम करते हैं, इतने अवेयर नहीं है। तो कई सारे एक सर इसके साथ साथ एक बात बताएं, बार बार जो टॉन्सिल होते हैं, क्या ये टॉन्सिल भी आगे जाकर कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं? नहीं, टॉन्सिल का इतना ऐसे नहीं होता। टॉन्सिल अगर गले में बार एलर्जिक है, नाक बंद हो रहा है, बार बार छींक आ रही है, तो उसका कारण ज्यादा जो संभावना है वो एलर्जी की संभावना होती है, उसमें गले पड़ जाते हैं, अपन साधारण भाषा में कहते हैं गले पड़ गए। तो गले वो थोड़ा बहुत एलर्जी का कोई हो सकता है ऐसा। अच्छा, उसका इसमें कोई रोल नहीं है उसका कोई। अगर अपने उनका एक कमेंट आया है, वो पूछ रहे हैं कि भाई गौमूत्र या अन्य प्रकार के जानवरों का पेशाब का सेवन करने से क्या इलाज संभव है, या ये महज दिमाग की बातें हैं? ऐसा एक, मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें जैसे ट्रायल होता है, कोई नई दवाई आती है तो पहले लास्ट स्टेज वाले मरीज में होता है, उसके बाद जो थर्ड स्टेज में आता है, सेकंड स्टेज में आता है, उससे फिर कंपैरिजन करते हैं कि दूसरा इलाज है उससे, जो अभी स्टैंडर्ड जो इलाज चल रहा है उससे नई दवाई का कंपैरिजन करते हैं, अगर कुछ फायदा होता है तो। आज की तारीख तक ऐसा कोई आया नहीं है, कोई स्टडी नहीं आई हुई कि जिससे कि गौमूत्र से इलाज होता है। हाँ, ये जरूर है कि इससे बीमारी बढ़ेगी, अगर इलाज बंद कर दिया बढ़ेगी और मरीज खत्म होता है। ये अच्छा, देखिए, यहाँ जैसे एक तो ये अपने आसपास गांव में भी है, अभी एक पीलीबंगा से पेशेंट आया था, वहां पे कोई देसी दवाई लगाई थी, ब्रेस्ट कैंसर था, पूरा जला दिया उसको। इधर गुजरात में भी देते हैं, भिलवाड़ा भी देते हैं, पर आज तक कोई देखा नहीं है, मतलब जो ऐसा कोई जो ट्रीटमेंट हो गया, जो डॉक्यूमेंटेड, मतलब बड़ा सैंपल ले लिया, बीमारी आ गई, उसके बाद गौमूत्र से या कोई और दवाई से इलाज का देखा नहीं अभी आज तक, जहां तक मेरी जानकारी है। 7-8 साल में मैंने देखा नहीं कोई एक भी। आपके कहने का मतलब ये है कि इलाज के दौरान यदि अपने द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट बंद करके इस तरह के नुस्खे अपनाते हैं तो मरीज की मौत की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। बढ़ जाती, बिल्कुल बढ़ती है, देखते भी है। और बाद में एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें इलाज संभव नहीं होता। और एक चीज और बताएं सर, ये बहुत सारी आपने बातें बताई कि भी हर गांठ कैंसर का रूप नहीं लेती, बहुत सारी गांठें तेजी से बढ़ती है, वही कैंसर का रूप लेती है। इसमें अहम रोल गांठ का रहता है, और ये खान पान का बताया आपने, कुछ पीढ़ी का बताया, जेनेटिक कारण भी होते हैं बहुत सारे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या फिर ये चेस्ट कैंसर है, ये जो भी आपने बताया, इन चीजों का जेनेटिक कारण भी रहता है। इन चीजों से बचने के लिए और सब चीजें ये करने के लिए अपने बचाव के लिए क्या दवाइयां होती है, और शरीर पे इसका क्या नेगेटिव असर रहता है? क्या ये दवाइयों से शरीर पे कोई इफेक्टिव होता है सर? बिल्कुल होता है। दो भ्रांतियां थी, एक तो ऑपरेशन के लिए कि ऑपरेशन नहीं कराना छिड़ जाएगी, दूसरा एक ये भी है कि सेक नहीं लगाना। सेक जो रेडियोथेरेपी होती है उसका भी एक भ्रांति तकड़ी होती है कि सेक नहीं, आप पेशेंट मर जाए। हमारा तो एक पेशेंट था, वो मर गया, फलान रिश्तेदार था ऐसे। तो सेक दो टाइप में लगाते हैं अपन, एक तो जैसे लास्ट स्टेज में आता है, बीमारी ज्यादा फैल गई, हड्डी में आ गई, उसके बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, तो वो सेक लगाते हैं। उस टाइम बीमारी इतनी ज्यादा होती है कि मरीज की जान जा सकती है। और एक होता है इलाज के लिए, वो लंबे टाइम का होता है, महीने 1.5 महीने रुकना पड़ता है। तो अब एक मरीज को जो है लास्ट स्टेज में जिस सेक लगाया वो खत्म हो गया,
तो लोगों के आमजन के क्या होगा कि सेक लगाया वो खत्म हो गया। तो एक ये बहुत बड़ी एक भ्रांति, दो भ्रांतियां कैंसर के लिए बहुत ज्यादा है। तीसरी भ्रांति है कि जो स्टैंडर्ड जो थेरेपी है, जो इलाज है, वो इलाज न लेके अल्टरनेटिव थेरेपी लेना, मतलब कोई दूसरा विकल्प ढूंढना। उसमें क्या होता है, गौमूत्र हो गया, बबूती राख होती है वो हो गई। तीसरा कोई और जैसे भीलवाड़ा, रामदेव, मुजफ्फरनगर, अपने आसपास भी कई जगह देते हैं, या गुजरात में भी लाते हैं वो देसी दवाई, वो नाप तोल के देते हैं, बार बार मतलब भर्ती रखते हैं, दवाई देते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड जो विकल्प नहीं है, जिनका कोई एविडेंस नहीं है, जिनका कोई मतलब आज तक कोई वो प्रमाण नहीं है। अभी कोई एक दवाई आती है मार्केट में तो उसके हर चीज का साइड इफेक्ट पता होता है, भी ये परेशानी होगी, इससे होगी। ये दवाई लेते हैं, इनका कुछ पता नहीं है अपने को। तो 3-4 बातें ये जो है ये लाइन से हटके होती है, तो फिर मरीज को नुकसान ही। अभी अपने यहाँ देश का देखें और विदेशों का देखें तो वहां अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, तो इलाज इतना अच्छा होता है। इलाज तरीका वही है यहाँ भी वहां भी, पर वहां शुरुआती अवस्था में पता चल जाता है तो लोग इलाज लेते हैं। दूसरी बात, अब बचाव की बात करते हैं। बचाव के लिए मतलब कई सारे तरीके हैं। एक तो खान पान सुधारना, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, अच्छा सलाद, फल फ्रूट अच्छा खाना चाहिए, तम्बाकू छोड़नी चाहिए, तम्बाकू और अल्कोहल बिल्कुल ये अवॉइड करना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, उससे काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। मतलब 33% टोबैको का हो गया, 5-10% अल्कोहल का हो सकता है। अब अल्कोहल में भी मतलब यही है कि अभी कुछ डाटा आए हैं कि मतलब इससे आगे हो सकता है, अभी तो आने वाले टाइम में वही टोबैको वाला सीन आएगा, भी इससे भी कैंसर होता है, ये आ जाएगा, क्योंकि अभी कई स्टडी चल रही है। तीसरा, उसके बाद भी अगर हो रहा है तो उसमें के सेकंड ऑप्शन बचाव के आज इंजेक्शन भी आते हैं। बचाव के इंजेक्शन आते हैं, जैसे बच्चेदानी कैंसर है, कुछ कोई गले के नेजोफेरिंजियल होता है, नाक के जो कैंसर होता है, उसका भी बचाव का टीका आता है, वो टाइम पे लगा सकते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहे हैं तो वो किस लिए लगा रहे हैं, बचाव के लिए लगा रहे हैं। तो कुछ जो वायरस जो होते हैं उनके इन्फेक्शन से बचाव के लिए टीके आते हैं, मार्केट में है, अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है, जिसमें लीवर कैंसर के लिए हेपेटाइटिस सी का इंजेक्शन आता है, एचपीवी का इंजेक्शन आता है, सर्वारिक्स या हेपर जो ये आते हैं, तो वो लगा सकते हैं, उनसे बचाव हो सकता है कैंसर का। तो एक आगे मतलब जो दर्दनाक जो मौत होती है उससे बच। तीसरा एक चौथा और भी स्टेप है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो कैंसर हो रहा है तो उसको शुरुआती अवस्था में पता कर ले। कुछ टेस्ट होते हैं तो उनसे अपन शुरुआती अवस्था में पता कर सकते हैं। तो मेनली ये ब्रेस्ट में कर सकते हैं, ब्रेस्ट में या सर्विक्स में, या ये कोलोरेक्टल जो होता है, इनमें जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, जो मतलब साधारण मरीज है उनमें भी उसको जांच करवा के कोई डाउट हो तो चेक करके अपन पता कर सकते हैं क्या कैंसर है और किस हिसाब से। अगर शुरुआती अवस्था में पता कर लिया अपने मतलब उसका इलाज पूरा करते हैं, तो एक तो घर परिवार को उन पैसे की बर्बादी नहीं होगी, बाद में इलाज अच्छा हो जाएगा, मरीज भी बच जाएगा। तो एक वो स्क्रीनिंग का भी एक अच्छा फायदा है जो अपने जो आपने बताया कि फर्स्ट स्टेज तक के इसका इलाज बड़ा बेहतर रहता है, मरीज की बचने की संभावना पूरी रहती है। क्या सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में इसका क्या रहता है? अच्छा रहता है। जैसे गले का कैंसर है, सेकंड थर्ड फर्स्ट स्टेज में तो नियर अबाउट 80% से ज्यादा रहता है। गले का हो गया, बच्चेदानी का हो गया, तो उसमें तो मतलब नॉर्मल लाइफ होती है उसकी, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पूरी कोई ट्रीटमेंट का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। उसके बाद जैसे स्टेज बढ़ती है, थर्ड स्टेज है तो 40-50% तक मतलब कवर हो सकता है गले का, मतलब उसको बीमारी से फ्री हो रहने की ट्रीटमेंट बंद करके आगे जो बीमारी खत्म हो सकती है। अपन जैसे देखें कि जो अगर हार्ट का मरीज है उसको उम्र भर दवाई लेनी पड़ती है, और बीपी शुगर हो गया, शुगर का भी है, उम्र भर दवाई लेनी पड़ती है। कैंसर का शुरुआती अवस्था में अगर पता चल जाए तो उसको कोई ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़े, शुरुआत में हो तो इलाज अच्छा 100% पॉसिबल है अगर पहले पता चल। और लगभग ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल खड़ा किया है, इसकी भी लिमिटेशन होती है, मतलब ये टाइम ऑफ लिमिट कितना रहता है साहब? ये बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अपन कहते हैं ना कि पुराने अपने बुजुर्ग लोग हैं टीबी नाम नहीं लेते, कि दूसरी बीमारी हो गई, अपने दादा नाना जो बोलते थे कि दूसरी बीमारी की, उसके टीबी का नाम नहीं लेते थे।
आजकल वो कैंसर का है, कैंसर का नाम नहीं, बुजुर्ग लोग अभी भी कहते हैं कि हाँ उसके तो वो बीमारी बेकार है। हाँ, गाँव में अक्सर इसको कोज की बीमारी बोलते हैं साहब, गाँव में क्या है, इसका नाम ही कोज की बीमारी है। हाँ। और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं पिछले जन्मों का कुछ है, ऐसे किया हुआ उसको पाप है, वो अभी वो है। तो ये कुछ भ्रांतियां होती है, कोई ऐसा नहीं है। तो शुरुआत में अगर पता कर ले, टाइम पे आ जाए, लेट नहीं करें। अपने तो क्या होता है कि ठीक है खेत का काम हो गया साहब, ये हो गया, शादी हो गई, तो बीच में ये थोड़ा एक्सक्यूज होता है, तो उसमें बीमारी और बढ़ जाती है। और बीमारी बढ़ने के मतलब बाद फिर रेगुलरिटी जरूरी है, आपके कहने का मतलब रेगुलरिटी जरूरी है, मरीज का साथ जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम पे अगर पता कर लें तो पैसा भी बचे, मरीज की जान भी बचे, वो जरूरी है। काम तो ऐसे चलता रहता है, कल को हार्ट अटैक आ गया, तुरंत नहीं भागते क्या, रातों रात भागते हैं। इतना अगर कैंसर में अपन कोशिश करें तो बहुत अच्छा बचा सकते हैं। मरीज का मनोबल कितना साथ देता है सर इसमें? आप तो अक्सर मरीजों से मिलते हैं, मरीजों का आप इलाज भी करते हैं, आप बीच में रहते हैं, इसमें साहब मरीज का मनोबल कितना साथ देता है सही होने में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत वो परेशानी वाला होता है, लगातार थेरेपी, उससे साइड इफेक्ट भी होते हैं। और मतलब कैंसर है उसको पता चल गया, अगर समझदार है तो पता चल जाता है कि बीकानेर में हूँ मैं, इस में हूँ, तो एक बार तो मतलब घर वाले भी बहुत डिमोरलाइज होते हैं, बहुत। दूसरा, मरीज भी बहुत दुखी होता है। कई बार तो ऐसे केस देखे हैं, मरीज कहता है वालों को मत नहीं बताना, घर वाले कहते हैं मरीज को नहीं बताना ये बीमारी, भी इलाज नहीं है, ऐसे नहीं है, इतना होता है। तो एक मतलब स्पोर्टिव हो अगर और अच्छा हौसला रखे तो एक होता है, मतलब टाइम गेन बढ़ जाता है, इलाज भी इफेक्टिव होता है। मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। एक बीच में सर इसमें बार बार सवाल आ रहा था कि कान के पास में गांठ होती है क्या, इसका कोई रोल है क्या? कान के पास में बार बार गांठ होती है, ये गांठ होने का कारण ये क्या है? कुछ गांठें साधारण होती है, जैसे कान के पीछे है तो मतलब अगर डैंड्रफ है या कुछ सिर में इन्फेक्शन है, बालों में कोई इन्फेक्शन है तो हो सकती है, या कान के नीचे अगर हो तो गले में कोई इन्फेक्शन हो, वो गांठें साधारण होती है और थोड़ी नरम होती है। अगर गांठ पत्थर जैसी हो और साइज बढ़ रहा हो तो वो खराब होती है। बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड होती है और साइज अगर बढ़ रहा है तो वो खराब होती है। और सिंपल होती है, जिसकी हाथ लगाने या दबाने से दर्द होता है तो उसका कैंसर की संभावना कम होता है। एक ये अक्सर मैंने देखा गांव के बड़े बुजुर्गों के, जैसे गर्दन के पीछे गांठें होती है, वो काफी टाइम तक हाँ, पड़ी रहती है, बड़ी होती वो है। साधारण ये वो मतलब स्किन की सिस्ट बोलते हैं, सब किडनी सिस्ट बोलते हैं। वो मतलब चमड़ी में होती है, जैसे बाजू में हो गई, पेट पे हो गई, कंधे पे हो गई, कहीं भी हो सकती है। वो मतलब साइज बढ़ता नहीं है, वैसे ही रहता है, उसको कोई ऐसे वो टेंशन वाली बात नहीं। जैसे स्किन में होती है वैसे एक ब्रेस्ट में होती है, स्तन में भी गांठ होती है, साधारण होती है, वो साइज नहीं बढ़ता। और वो ऐसे अगर घुमाएं तो उसको घूम जाती है, वो कैंसर नहीं होती, उसको फाइब्रोइड बोलते हैं। तो कुछ साधारण गांठें भी होती है, वो मरीज को डराती है, टेंशन मिलाती है, बार बार उसको हॉस्पिटल चक्कर लगाने, हाँ, कुछ मरीज उसको दबा दबा के बार बार देखता रहता है। टेंशन हो जाता है। हाँ, एक इसमें बताएं साहब, क्या दर्द वाली गांठ कैंसर की होती है या बिना दर्द वाली होती है, क्या इसका भी रोल रहता है कोई? दर्द वाली, तेजी से बढ़ने वाली, दर्द वाली गांठ है तो उसमें इन्फेक्शन का ज्यादा रहेगा। दर्द वाली गांठ है तो इन्फेक्शन का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दर्द वाली नहीं होती जो और कैंसर की गांठ होती, बिना बिना दर्द वाली गांठ? हाँ बिना दर्द वाली वो रिस्क है, खतरा है। एक चमड़ी वाली गांठ को छोड़, चमड़ी वाली ये गांठ को रसौली, छोड़कर? ये खिचड़ साहब बोल रहे हैं कि रसौली, रसौली साधारण गांठ होती है। अच्छा, जो रसौली रसौली साधारण गांठ, उसका दर्द होता है। उसका हाँ। दर्द नहीं होता। अब आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे साहब दर्शकों को? जो सवाल अपने रह गए हो, जो सवाल आपने नहीं कर पाए हो, जो सवाल रह गए हो, आप अपनी तरफ से बताएं ताकि लोगों में ये जानकारी जाए और लोग एक हौसले के साथ में, यदि किसी का इस तरह की बीमारी हो गई हो या किसी परिजन को, तो सही ढंग से इलाज हो या बचा जा सके, इस तरह की बात आप अपनी तरफ से बताएं साहब। अभी जैसे एक लिखा हुआ है गैंग्लियन, क्या है इसका बताओ। गैंग्लियन एक कोई साधारण बीमारी होती है, साधारण गांठ होती है, वो जोड़ में होती है। ये अभी कोई थारूर साहब ने पूछा है गैंग्लियन कितना खतरनाक है, और कोई अगर पर्सन है तो और बता सकते हैं। और दूसरा कि कैंसर के इलाज के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी जो है वो टाइम पे उसका पता, सब
सबसे पहले टाइम पे पता लगना और उसके बाद उसका इलाज लेना उतना ही जरूरी है। कई बार ऐसे आते हैं, पता लग गया, आए, एक बार टाइम निकाल लिया उन्होंने, हॉस्पिटल आ गए, पता चल गया कैंसर है, घबरा गए, इलाज की कोई बात ही नहीं की, तुरंत जो है वो मतलब वापस चल लिए, कोई देसी दवाई ली, कोई कुछ लिया, तो वो ऐसे हो जाता है कई बार। तो ऐसा कुछ नहीं है, इलाज लें, ये तो एक लड़ाई है। मेरे पास जो मरीज आते हैं मैं लगभग उनको ये बताता हूँ, बिल्ली और कबूतर वाली कहानी। कबूतर कहते हैं कि आंख बंद कर लेता है बिल्ली देख के, तो वो बचता थोड़ी है, बिल्ली खा जाती है उसको। वैसे ये कैंसर वाली लड़ाई है, अगर हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर कर दिया, तो ये फिर बचता थोड़ी है। अगर ये तो हिम्मत है, अगर साथ हिम्मत दें, घर वाले साथ दें, तो एक डट के मुकाबला करें तो कैंसर से मतलब जा सकता है और उससे जंग जीती जा सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी जैसे बोला कि गले में जो कैंसर है, गले का कैंसर जो होता है ना, फर्स्ट स्टेज में सबसे ज्यादा पता चलता है गले के कैंसर का, और फर्स्ट स्टेज में 99% इलाज होता है अगर टाइम पे इलाज कर लें तो। आवाज अगर चेंज हो रही है आदमी की, लगातार वो बोलने से आवाज भारी हो रही है, आवाज पतली हो रही है, घर वाले कहें कि आवाज बदल रही है आपकी, तुरंत चेक करवा लेना चाहिए, और वो पहली स्टेज में। एक सर ये आप ये आखिरी सवाल ये बताएं, बहुत सारी जगह हम सुनते हैं कि कभी इसका बीकानेर में इलाज और जयपुर का इलाज या फिर फलां जगह का इलाज सेम है क्या? बड़ी सिटियों में या बड़ी जगह पे कोई इसका विशेष इलाज होता है? नहीं, ये मेरी तरफ से। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर का इलाज है वो गाइडलाइन के हिसाब से होता है, नहीं कि मेरे हिसाब से या किसी के हिसाब से। जो एक नियम होते हैं, भी स्टेज है, मान लो गले की जो बीमारी है पहली और दूसरी स्टेज, उसमें केवल और केवल रेडियोथेरेपी या ऑपरेशन होता है। अगर तीसरी स्टेज या चौथी स्टेज है तो उसमें दवाई भी लगेगी, ऑपरेशन होगा, सेक भी लगेंगे। तो एक रास्ता जो होता है वो है। पहली बात तो ये हो गया। फिर स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन है इसकी, इंडियन गाइडलाइन भी, अपने देश की भी, अमेरिकन गाइडलाइन, एक यूरोपियन गाइडलाइन है, तो ये अलग अलग गाइडलाइन है और लगभग सेम ही होता है। ट्रीटमेंट जो है कवर कर, उनके डाटा होते हैं, भी हिसाब से इलाज करें तो। अब रही बात जयपुर बीकानेर की, अपने जो बीकानेर रीजनल कैंसर सेंटर है, मतलब जो सबसे पहले 13 रीजनल कैंसर सेंटर बने थे, महाराजा गंगा सिंह के टाइम से यहाँ इलाज हो रहा है। उनके टाइम से बाहर से मशीन मंगवा के और इलाज होता था कैंसर का, तो सबसे पुराना यहाँ पे है। दूसरा कि अभी जैसे बीकानेर में बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो अभी 40 करोड़ से नई मशीनें आई है जो रेडियोथेरेपी की मशीन, तो उसमें बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरह से बिना साइड इफेक्ट के इलाज हो जाता है। तीसरी, अगर प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में तो सारी फैसिलिटी होती है, वो पैसे की बात है। ये इलाज बहुत महंगा होता है। वो इलाज जब यहाँ 2000 में दे रहे हैं, वो इलाज अगर आप हिसार जाओ, जयपुर जाओ तो 2 लाख में होता है। तो एक कॉस्ट का बहुत वो मायने रखता है। अपने लोग मतलब खेती मजदूरी करने वाले होते हैं, तो इतना इलाज वो अफोर्डेबल नहीं होते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि मतलब एक आपने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। ये मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसों से जो इलाज करते हैं, आप अपने गवर्नमेंट का इलाज है, ये नॉर्मल चार्ज नहीं होता है। जो बीकानेर में आपने बताया कि बहुत सारी महंगी मशीनें लाकर गवर्नमेंट फ्री में इलाज कर रही है, ये जो नई मशीनें आई है, इनमें क्या नई ये तकनीकी आई है जिनकी वजह से मरीज को क्या फायदा होगा सर इसमें? जैसे रेडियोथेरेपी की नई मशीन है तो उसमें रेडियोथेरेपी देते हैं ना, तो सबसे जरूरी तो होता है कि ट्यूमर जो खत्म हो जाए, उस पर पूरा वो थेरेपी या सेक बोलते हैं पूरा लग जाए, और बाकी जो नॉर्मल हिस्सा होता है उसमें सेक नहीं लगना चाहिए, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो उसमें ये होता है कि नॉर्मल बचा दो और बाकी जो ट्यूमर वाला है वो निकाल दो। तो जो नई मशीनें होती है उसमें कंप्यूटराइज्ड होता है, बहुत अच्छी तरह, मतलब उसमें बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा डोज दे सकते हैं कि उस को खत्म कर दें, पूरी जड़ से खत्म कर दें। और बाकी उसके आसपास जैसे जीभ में ट्यूमर है तो अपने को मुंह में, साइड में और जगह थेरेपी में साइड इफेक्ट नहीं आने चाहिए। जैसे गले के कैंसर में थेरेपी देते हैं तो उसमें सूखापन आता है, मुंह सूख जाता है, थूक नहीं बनता, बार बार दांतों में चीज चलती है, तो वो क्या, जो अपने थूक वाली जो बनने वाली ग्रंथि होती है वो खत्म हो जाती है। तो नई मशीन है तो उसमें उससे साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप
जी आप पधारे, आपने तमाम प्रकार की जानकारियां दी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोगों ने देखा है ये बात आगे तक जाएगी, लोग इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां दूर होगी, इस चीज को समझ पाएंगे और समय समय पे ऐसे कार्यक्रम हम करवाते रहेंगे। हमारा हर रविवार को शाम 8 बजे कार्यक्रम रहता है। अगले रविवार फिर जुड़िएगा एक नए विशेषज्ञ के साथ, आप लोगों से रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार डॉक्टर साहब, हम लोग ताकि आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया, बड़ी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।